पिछली क्लास का रिवीजन हो गया है? कौन कौन करके आया, कौन नहीं करके आया? एकदम अच्छे से याद नहीं, लेकिन समझ तो जा रहे हो क्या चीज है? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, आपको दिक्कत है मैडम, आप तो आए नहीं थे, देख लियो लेकिन। ठीक है। ऑनलाइन में वॉइस क्लियर आ रही है क्या, एक बार बताएंगे? चलो, हमारा वहां तक हो गया था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे और जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल कितनी धाराएं हैं? 132। टोटल अध्याय कितने हैं? 15। अनुसूची 4 अनुसूची। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, जिसका अध्याय नंबर 1 जो कि है प्रारंभिक। अध्याय 1 प्रारंभिक। देखो, जो भी अधिनियम होता है उसका अध्याय 1 हमेशा यही होगा, प्रारंभिक। और इसके अंतर्गत हमेशा 2 ही धारा होती है, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2, हमेशा याद रखना। तो अपने पीछे जो आप कॉपी है उसमें लिखते हुए जाएंगे अध्याय का नाम, और उसके अंतर्गत जितनी धारा कंप्लीट होती जाएगी वो चीज आप इसमें नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा नंबर 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। इसका विस्तार कहाँ पे है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। केवल किस क्षेत्र को छोड़ के? हमारे यहाँ का जो आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को छोड़ के। उसके लिए अलग से क्या बनाया है संसद ने? पेसा एक्ट बनाया है। और इसी पेसा एक्ट का भाग हमारे अधिनियम में जुड़ा है अध्याय 14 क। तो अध्याय 14 का हमारे यहाँ कहाँ पे है? अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है। क्लियर? कब से यह अधिनियम लागू हुआ है? यह अधिनियम कब से लागू हुआ है? 1 नवंबर 2000। याद रखना, यह अधिनियम भले यहाँ पे 93 लिखा हुआ है, लेकिन लागू कब से हुआ था हमारे यहाँ? 1 नवंबर 2000 से। पिछली क्लास में पढ़े थे विधियों का अनुकूलन आदेश कब पारित हुआ था? 7 जून 2001। राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? 18 जून 2001। लागू कब से हुआ? 1 नवंबर 2000 से। तो पहले वाले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुसूचित क्षेत्र का अध्याय याद रखना बेहद जरूरी है, इसको कॉपी में नोट कर लो। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 14 क में बताया गया है। खेमलता जी धन्यवाद, थैंक यू। चलो, अगला देखते हैं अध्याय 2 या धारा 2, अध्याय 2 नहीं धारा 2, परिभाषाएं। हर अधिनियम की धारा 2 परिभाषा ही होगी, ये चीज याद रखना है। सबसे पहली परिभाषा दी गई है जिला की परिभाषा। जिला की परिभाषा लिखा गया है, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिले के रूप में अधिसूचित कोई जिला और इसके अंतर्गत राजस्व जिले आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले राज्य सरकार क्या करेगी? जिला बनाने की घोषणा करती है। राज्य सरकार ये घोषणा किसको भेजती है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या करेगा? राजपत्र में प्रकाशित करेगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा? ये राजपत्र में प्रकाशित होता है। क्लियर है? याद रखना है, जिले में आपसे पूछा जाता है कि जिला की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो याद रखना, जिला की परिभाषा के अंतर्गत केवल राजस्व जिला आता है। हमारे यहाँ सभी जिले राजस्व जिले हैं। ग्राम 2 तरीके के होते हैं, एक होता है राजस्व ग्राम, एक होता है वन ग्राम। राजस्व ग्राम नॉर्मल गांव होते हैं और वन क्षेत्र में पड़ने वाले गांव को वन ग्राम बोलते हैं। याद रखना, जिला एक ही टाइप का जिला होता है, राजस्व जिला, ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ग्राम क्या है? ऐसा गांव या गांव का समूह जो राज्यपाल द्वारा ग्राम घोषित किए जाएं। ग्राम के अंतर्गत राजस्व और वन ग्राम आते हैं। यानी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ग्राम क्या होगा? एक गांव का भी हो सकता है ग्राम, या एक गांव, दो तीन गांव मिलकर उसका समूह भी ग्राम बन सकता है। किसी भी गांव को ग्राम कौन घोषित करता है? राज्यपाल घोषित करता है। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था।
ग्राम की परिभाषा के अंतर्गत दो प्रकार के ग्राम आते हैं, एक है आपका राजस्व ग्राम और दूसरा है आपका वन ग्राम। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्राम की परिभाषा के अंतर्गत दो तरीके के ग्राम आते हैं, एक होता है राजस्व ग्राम, एक होता है वन ग्राम। जिले की परिभाषा के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार का जिला आता है और वो है राजस्व जिला। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, जनसंख्या का क्या इसमें परिभाषा दी है। अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना जिसके आंकड़े प्रकाशित हो गए हो, यानी जनगणना कौन सी होगी, जो पिछली बार जनगणना हुई, अब भी कौन सी जनगणना होगी यहाँ पे 2011, उसके बाद नया आंकड़ा आ जाएगा तो वो जनगणना हो जाएगी। क्या हो गया, होने वाली बता रहे हो, 21 वाली हुई नहीं है अभी तक, तो अभी पिछला वाला हम गिनेंगे 2011 वाला। सभी को थैंक यू। चलो अब ये हो गया आपका अध्याय 1 खत्म। अब देखते हैं अध्याय 2, और ये अध्याय आपके पेपर की दृष्टि से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ नहीं तो ये अध्याय से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आने हैं अध्याय 2 से। चलो अध्याय 2 है आपका ग्राम सभा। सबसे पहले है धारा नंबर 3, ग्राम के संबंध में अधिसूचना। तो हमने पढ़ा था ग्राम के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल करता है। तो वही लिखा है, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी गांव या गांव के समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। यानी राज्यपाल क्या करेगा, किसी एक गांव को भी ग्राम घोषित कर सकता है, गांव के समूह को भी वो ग्राम घोषित कर सकता है। और ये अध्याय की आपको धारा भी याद होना बेहद जरूरी है। ये अध्याय की आपकी धारा याद होना बेहद जरूरी है। तो धारा 3 ग्राम के संबंध में अधिसूचना। अब देखते हैं धारा नंबर 4 है ग्राम की मतदाता सूची। तो क्या लिखा है, धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए, यानी राज्यपाल ने जिस भी गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करेगा उस ग्राम की एक क्या बनेगी, मतदाता सूची बनेगी। यही तो होता है। और मतदाता सूची में जितने लोगों के नाम आएंगे वही क्या बनाएंगे, ग्राम सभा बनाएंगे। तो वही लिखा है, धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के बंदों के अनुसार तैयार की जाएगी। कौन तैयार करता है मतदाता सूची, राज्य निर्वाचन आयोग। हमने पढ़ा था कौन सी धारा में, आर्टिकल में था राज्य निर्वाचन आयोग, 243 के में था। याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के। वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयुक्त, अजय सिंह, बिल्कुल सही, 5वें नंबर के। चलो अगला देखते हैं धारा नंबर 5, ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण। यानी किन लोगों का, अब यहां तो देखो सबसे पहले क्या बोले, गांव बनाएंगे, गांव बनेगा यानी ग्राम बनेगा, ग्राम बनने के बाद उसकी क्या बनेगी, मतदाता सूची बनेगी। अब मतदाता सूची ग्राम की बनेगी तो इस मतदाता सूची में कौन लोग शामिल होंगे, क्या योग्यता होगी, वो आपको नीचे बताया जा रहा है। तो धारा नंबर 5 आपके ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण। क्या लिखा है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए योग्य है, अर्हित है, या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो उस ग्राम के मामूली तौर पर निवासी उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि अब यहां पर ये किसकी मतदाता सूची बन रही है, ग्राम की मतदाता सूची। अब ये ग्राम किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा होगा, तो अगर उसका नाम विधानसभा वाली मतदाता सूची में आ गया है तो ऑटोमेटिक किसमें आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। समझ आ रहा है, यानी क्योंकि ये ग्राम कोई ना कोई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ रहा होगा, तो विधानसभा के लिए जो विधायक के चुनाव के लिए मतदाता सूची बनी है, अगर उसका नाम इस मतदाता सूची में आने का योग्य है तो वो यहां पे आने के लिए भी योग्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, परंतु कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। कहने का मतलब एक व्यक्ति का दो अलग अलग गांव की मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए। समझ आ गया। अब ये कई लोगों का होता है, फर्जी में होता है, अगर कंप्लेन होगी तो वो हटाना पड़ेगा। तो याद रखना, कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का नाम, ये वाले भी मान लेते हैं, यहां पर एक ग्राम है और इसी से जुड़ा हुआ नगरीय निकाय है, मान लेते हैं।
यानी यहां पर मान लेते कोई नगर पंचायत है और यहां पर ये वाला क्षेत्र ग्राम पंचायत है। तो हम मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम इस नगर पंचायत के क्षेत्र में आ रहा है तो उसका नाम इस क्षेत्र में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वही यहां पर बोल रहा है, कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रेट किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है। यानी उसका नाम पहले से कहीं पर पहले ही दर्ज है तो यहां पर दोबारा दर्ज नहीं होगा। हाँ, अगर यहां से नाम कटवा तो यहां पे दर्ज करवा सकता है। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निर्हित होगा यदि वह विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निर्हित है। अगर वो व्यक्ति विधानसभा की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं आ रहा है, मतलब वो विधानसभा की मतदाता सूची में कब नाम जुड़ेगा? जब उसकी आयु 18 वर्ष की हो जाए, उसका निवास उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ रहा हो। तो अगर किसी का नाम इसमें जुड़ने के लिए योग्य नहीं है तो वो इसमें जुड़ने के लिए भी योग्य नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो तीन चीजें। पहला कि कोई एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग अलग मतदाता सूची में नहीं आ सकता। अगर कोई पहले से वो किसी स्थानीय प्राधिकारी के मतलब मान लेते किसी नगरीय निकाय में उसका नाम आ रहा है तो पंचायत में उसका नाम नहीं आएगा। तीसरा, अगर विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए वो योग्य नहीं है तो वो ग्राम की मतदाता सूची में भी नाम जोड़ने का योग्य नहीं होगा। ये तीन चीजें आपको ये बताई गई है। तो आपका आर्टिकल, आपका धारा नंबर 3 क्या था? ग्राम। धारा नंबर 4 मतदाता सूची। और धारा नंबर 5 रजिस्ट्रीकरण करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो आपको यहां पर बताया जा रहा है। अब यहां से आपका मेन जो पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है। धारा नंबर 6 ग्राम सभा का सम्मेलन। अब याद रखना आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मतदाता सूची में जिनका नाम आएगा, एक ग्राम की मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम आएगा वही मिलकर क्या बनाएंगे? ग्राम सभा बनाएंगे। इसको मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था कि गांव में रहने वाले वो सभी लोग जिनका नाम मतदाता सूची में आएगा उनकी क्या बनेगी? ग्राम सभा बनेगी। तो यहां पर क्या बोला है? ग्राम सभा का सम्मेलन। तो ग्राम सभा का सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? एक बार। तो पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राम सभा का सम्मेलन कितने महीने में एक बार होना चाहिए? तो कम से कम 3 महीने में एक बार होना चाहिए। इससे ज्यादा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, यानी आप 5 दिन में बुला लो, 10 दिन में बुला लो, 20 दिन में बुला लो, कर सकते हैं। लेकिन कितने महीने में कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए? 3 महीने में। तो साल में कितनी बार हो गई? 4 बार। लेकिन हमारे यहाँ कितनी बार होती है? 6 बार होती है। यानी 6 बार होती है, यानी हर कितने महीने में बुलाते हैं? 2 महीने में बुलाते हैं। लेकिन आपसे पेपर में पूछा जाए ग्राम सभा का सम्मेलन कितने महीने में होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 महीने में। याद रखना ये चीज, क्योंकि यहां पर लिख कर दिया है ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार सम्मेलन किया जाएगा। परंतु ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य द्वारा लिखित मांग करने पर या जनपद पंचायत या जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा का सम्मेलन अलग से भी बुलाया जा सकता है। यानी ये क्या होगा? कौन सा सम्मेलन होगा? विशेष सम्मेलन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन कैसे बुला सकते हैं, तो सबसे पहले ग्राम सभा के 1/3 सदस्य क्या करें? सम्मेलन बुलाने की मांग करें। दूसरा, जनपद पंचायत यहां पर सम्मेलन बुलाने बोले। तीसरा, जिला पंचायत सम्मेलन बुलाने बोले। चौथा, कलेक्टर सम्मेलन बुलाने बोले। याद रखना, ग्राम पंचायत के बोलने पर सम्मेलन नहीं होगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपसे पूछे ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन कौन बुला सकता है, तो आपके आंसर क्या होगा? ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत और चौथा कलेक्टर। ये कॉपी में नोट कर लो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, फूड इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। लिखो कॉपी में, ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन नोट करके लिखना है, ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन। लिखना है इसमें पहला पॉइंट, यदि ग्राम सभा के
हाँ, उससे ज्यादा ज्यादा चल जाएगा, कम नहीं चलेगा, बराबर भी चल जाएगा। लिख रहे हैं, यदि ग्राम सभा के कम से कम 1/3 सदस्य, यदि ग्राम सभा के कम से कम 1/3 सदस्य लिखित मांग करेंगे तो, यदि ग्राम सभा के कम से कम 1/3 सदस्य लिखित मांग करेंगे तो विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है, विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, यदि जनपद पंचायत मांग करे तो, यदि जनपद पंचायत मांग करे तो। तीसरा पॉइंट, यदि जिला पंचायत मांग करे तो, यदि जिला पंचायत मांग करे तो। और चौथा पॉइंट, यदि कलेक्टर आदेश दे तो, यदि कलेक्टर आदेश दे तो ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है। कितने दिन के भीतर मांग करने के कितने दिन के भीतर विशेष सम्मेलन होगा? 30 दिन के भीतर। याद रखना इस चीज को। ये चारों जो हमने लिखा है, ये चारों मांग करेंगे तो कितने दिन के भीतर विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा? 30 दिन के भीतर इनका विशेष सम्मेलन ग्राम सभा का बुलाया जाएगा। कौन बुलाएगा? सरपंच बुलाएगा। वो सब चीज हम नीचे पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्राम सभा का सम्मेलन कितने महीने में एक बार होना जरूरी है? 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने में एक बार। ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन कब बुला सकते हैं? जब ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित मांग करें, दूसरा जनपद पंचायत की मांग पर, तीसरा जिला पंचायत की मांग पर और चौथा कलेक्टर की मांग पर। जब भी ये मांग करेंगे 30 दिन के भीतर ऐसा सम्मेलन बुलाया जाएगा। आगे देखते हैं। परंतु हमारे यहाँ कितने महीने में सम्मेलन हो रहा है? हर 2 महीने में हो रहा है, जिसकी तारीख फिक्स है 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। बाकी जून और नवंबर महीने में कभी भी बुला सकते हैं। इस तरह हमारे वहां कितनी बैठक हो रही है ग्राम सभा की? 6 बैठक। तारीख नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर में कभी कभी तारीख आ जाता है, याद रखना है। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। इसके अलावा जून और नवंबर महीने में कोई भी तारीख को। चलो, अब देखो यहां पर आपका क्या है, जो ग्राम पंचायत बनता है। ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम सभाओं का समूह ही होता है। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि ये जरूरी नहीं है कि एक ग्राम की अपनी ग्राम पंचायत भी हो सकती है, 2-3 ग्राम मिलाकर भी उनकी ग्राम पंचायत बन सकती है। तो याद रखना, एक सिंगल ग्राम के लिए भी अपनी क्या बन सकती है? ग्राम पंचायत बन सकती है। या 3-4 अलग अलग ग्राम के समूह को मिलाकर भी उनकी क्या बन सकती है? एक ग्राम पंचायत बन सकती है। अब यहां पर मैं ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये वाली एक ग्राम पंचायत है और ये ग्राम पंचायत जो है ये आपका अलग अलग ग्राम से मिलकर बनी है। ये पहला ग्राम है, ये दूसरा ग्राम है और ये तीसरा ग्राम है। और ये 3 ग्राम को मिलाकर क्या बना दी गई? एक ग्राम पंचायत बना दी गई। तो क्योंकि ये 3 अलग अलग ग्राम मिलाकर क्या बनाया गया है? एक ग्राम पंचायत बनाया गया है। तो यहां पर आपको ये याद रखना जरूरी है कि हर ग्राम की अपनी क्या होगी? एक ग्राम सभा होगी। यानी ग्राम पंचायत के भीतर जितने भी ग्राम पड़ते हैं, हर ग्राम की अपनी अलग अलग क्या बनेगी? ग्राम सभा बनेगी। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यानी एक ग्राम पंचायत के भीतर जितने भी ग्राम आ रहे हैं, हर ग्राम की जो ग्राम सभा होगी उनकी बैठक अलग अलग बुलाई जाएगी। क्लियर है वाली बात? ग्राम पंचायत में क्या होता है, वार्डों में बटा होगा, वहां पे आपके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ग्राम सभा जिनका नाम मतदाता सूची में, सभी ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। तो कहने का मतलब एक ग्राम पंचायत के भीतर जितनी भी ग्राम पड़ रहे होंगे, हर ग्राम की ग्राम सभा अलग अलग होगी। ये बात आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी इस ग्राम में जितने लोगों के नाम मतदाता सूची में होंगे, इनकी ग्राम सभा अलग होगी। इसके अलावा ये ग्राम में जितने लोगों के नाम आ रहे होंगे, इनकी ग्राम सभा अलग होगी। इसके अलावा ये ग्राम में जितने लोगों के नाम आ रहे होंगे, इनकी ग्राम सभा अलग होगी। लेकिन इन तीनों को मिलाकर क्या बनाई गई है, एक ग्राम पंचायत बनाई गई है। यहां तक बात समझ आ गई? यानी एक ग्राम पंचायत के भीतर जितने भी ग्राम पड़े, सबकी ग्राम सभा की मीटिंग अलग अलग होगी। चलो देखते हैं इसमें आगे। तो क्या लिखा है इसमें, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समझ गए? जो मैंने आपको बताया वही है। अगला, ग्राम सभा के किसी सम्मेलन में ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 सदस्यों से अन्यून सदस्यों से गणपूर्ति होगी, जिसमें 1/3 से अन्यून महिला होनी चाहिए। अब सबसे पहले यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, गणपूर्ति। गणपूर्ति को इंग्लिश में हम बोलते हैं कोरम। याद रखना, गणपूर्ति को इंग्लिश में हम बोलते हैं कोरम। अब ये क्या होता है, किसी भी मीटिंग को चालू करने के लिए कितने न्यूनतम सदस्य वहां पर उपस्थित होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं गणपूर्ति। जैसे अगर मैं मान लेता हूं एक क्लास या एक जगह है, मान लेते हैं वहां पर 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 लोगों का एक ग्रुप है। मान लेते हैं इस ग्रुप ने अपने में तय किया है कि जब तक हमारे ग्रुप में 1/2 सदस्य मौजूद नहीं रहेंगे, हम ग्रुप की मीटिंग चालू नहीं करेंगे। तो इनकी गणपूर्ति क्या हुई, 1/2, यानी 5 लोग मौजूद होंगे तभी मीटिंग चालू होगी। तो ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10। यानी ग्राम सभा की बैठक तभी चालू होगी जब वहां पर ग्राम सभा के जितने लोग हैं उनमें से 1/10 सदस्य वहां पर मौजूद हो। कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। समझ आया? अब इस 1/10 में भी 1/3 महिला होनी चाहिए। यानी जो गणपूर्ति में मान लेते हैं कि कोई एक एरिया है, मान लेते हैं ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 12 है, एक ऐसी मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया, या 12 ले लूं, या चलो 20 ले लेता हूं, या 100 ले लेता हूं, 100 लेता हूं ताकि आपको समझ आए। मान लेते हैं ग्राम सभा की एक सदस्य संख्या 100 है, तो यहां ग्राम सभा की मीटिंग चालू करने के लिए कितने लोग न्यूनतम हो सकते हैं, 10 लोग। 10 लोग ग्राम सभा के मौजूद रहेंगे तभी मीटिंग चालू होगी। अब इस 10 में से भी 1/3 कौन होना चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो 10 का 1/3 क्या होगा, 3.3 होगा। यानी कितने लोग, 3। यानी ये 10 में भी 3 कौन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए कम से कम। अगर 5 महिला आ जाए या 10 महिला हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति कितनी होती है, पेपर में आने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, और आपको कुट वाले में देगा कि ग्राम सभा की में गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होगी। उसमें लिख कर देगा दूसरे ऑप्शन में 1/3 होगी, फिर लिख कर देगा उसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। ऐसे करके 4-5 ऑप्शन बनाएगा। तो आपको याद रखना है, ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का कितना होगी, 1/10, जिसमें 1/3 कौन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर, अब इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं पिछले स्लाइड में। चलो, अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया, ये आपकी अलग अलग ग्राम सभा है, और ये पूरा मिलाकर क्या बना है, एक ग्राम पंचायत बना है। अब आपको पता है जो ग्राम पंचायत है वो किसमें बटा होता है, वार्डों में बटा होता है। तो मैं इसको वार्ड में बांट देता हूं। ये मैंने ग्राम पंचायत को क्या कर दिया, वार्डों में बांट दिया। अब आप देखो, हमने ये पॉइंट भी पढ़ा कि ये ग्राम सभा की मीटिंग अलग होगी, ये ग्राम सभा की मीटिंग अलग होगी, ये ग्राम सभा की मीटिंग अलग होगी। अब मैं मान रहा हूं
कि ये वाली ग्राम सभा की मीटिंग यहां पर होने वाली है। कौन सी ग्राम सभा? ये वाली ग्राम सभा। समझ गए? अब ये ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है, तो अब यहां पर हमने क्या पढ़ा? ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति 1/10, 1/3 उसमें से महिला। अब ये वाली ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जा रही है, तो गणपूर्ति कराने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी ये वाली ग्राम सभा की जब मीटिंग होगी तो वहां पे लोगों को जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सबसे पहले पूरी ग्राम पंचायत का एक क्या होगा? सरपंच होगा। पूरी ग्राम पंचायत का एक सरपंच होगा। तो ये सरपंच की जिम्मेदारी है कि यहां पर क्या करवाए? गणपूर्ति कराए। साथ ही साथ क्योंकि ये वाली ग्राम सभा में आप देख रहे हो ये अलग अलग वार्ड भी गए हैं, तो हर वार्ड का एक क्या होगा? पंच होगा। तो जिस भी ग्राम सभा के अंतर्गत जो भी वार्ड आते हैं, वहां का जो पंच होगा उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो गणपूर्ति वहां पर करवाए। समझ आ रहा है? तो हाँ, किसमें? सर मतलब गणपूर्ति कराने के लिए लोगों को जमा करने की जिम्मेदारी इनकी है। खुद हो ना हो चल जाएगा, लोगों को जमा करना है कि 1/10 लोग वहां पर हो जाए, वो जिम्मेदारी इनकी है। हाँ, दोनों की है। मतलब ये खुद अपना उपस्थित तो ये जरूरी नहीं है, इन लोग 1/10 लोगों को जमा करें यहां पर, ये जरूरी है। अगर नहीं हो रही है, अरे तो एक भी कर ले, गणपूर्ति हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगी तो ये दोनों के ऊपर गाज गिरेगी, ये मुद्दा है। अगर कर लिए, सरपंच करे या पंच करे, लोग वहां पर मौजूद हो गए, तब तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब आएगी? जब वहां पे 1/10 लोग मौजूद ही ना हो। तो मौजूद नहीं होगी तो किसके ऊपर गाज गिरेगी? किसके ऊपर बात आएगी? सरपंच और पंच के ऊपर। समझ आ गया? हाँ भाई गौरव, कुछ डाउट था? हाँ, हर वार्ड के पंच की। अब देखो यही चीज मैं आगे बताने वाला था। देखो ये वाली ग्राम सभा के अंतर्गत कौन कौन से वार्ड आ रहे हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 वार्ड आ रहे हैं। तो ये 3 वार्ड के पंच की जिम्मेदारी की ये वाली ग्राम सभा में गणपूर्ति कराए, बाकी की नहीं है। जब ये वाले में यहाँ गणपूर्ति की आवश्यकता होगी तो ये वाले पंच की जरूरत है, ये वाले में होगी तो ये वाले पंच की जिम्मेदारी है। यहां पे होगी तो ये दोनों की जिम्मेदारी नहीं है, यहां पर होगी तो ये दोनों की जिम्मेदारी नहीं है, यहां पर होगी तो ये दोनों की जिम्मेदारी नहीं है। समझ आ रहा है? यानी जिस क्षेत्र की ग्राम सभा है उस क्षेत्र के वार्ड के पंच की जिम्मेदारी है। बाकी ग्राम पंचायत का सरपंच तो एक ही होता है, तो हर में सरपंच की जिम्मेदारी बनेगी। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने की जिम्मेदारी किसकी, तो आपका आंसर होगा सरपंच की और संबंधित वार्ड के पंच की। यहां तक बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? वो सब पढ़ेंगे रुक्मणी जी, ग्राम पंचायत वाले पार्ट में पढ़ेंगे उसको कि 10 वार्ड होते हैं, 20 वार्ड होते हैं। हाँ, केवल तो गलत है, गलत है। हाँ, केवल शब्द लग जाए तो आंख बंद करके गलत मार। हाँ, ऑनलाइन में सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए फिर आगे देखते हैं, आप लोगों को क्लियर है यहां तक? तो अगर आपसे पूछा जाए ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरपंच की और संबंधित वार्ड के पंच की। गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 कुल सदस्य संख्या के, जिसमें 1/3 महिला होनी जरूरी है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि ग्राम सभा में अगर गणपूर्ति नहीं हो पाती है, यानी 1/10 सदस्य वहां पर मौजूद नहीं हो पाते, तो सम्मेलन होगा या नहीं होगा? तो बात यह है कि अगर ग्राम सभा में अगर गणपूर्ति 1/10 नहीं हो पाती है, या 1/10 हो भी जाती है, उसमें 1/3 महिला नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा का सम्मेलन क्या होगा? स्थगित हो जाएगा। यानी उस दिन के लिए क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। फिर अगला सम्मेलन जब होगा वो तारीख सरपंच तय करेगा, और अगले सम्मेलन में गणपूर्ति जो है वो जरूरी नहीं है। यानी अगला सम्मेलन जो ग्राम सभा का होगा उसमें गणपूर्ति हो या ना हो, सम्मेलन हो जाएगा। लेकिन कभी भी याद रखना,
जो स्थगित सम्मेलन होता है, इस स्थगित सम्मेलन में यदि गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ विषय होते हैं जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती। हाँ, अगर गणपूर्ति हो जा रही है तब चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति नहीं होती तो कुछ विषय है जिसमें चर्चा नहीं होगी। वो विषय है आपका, जैसे वार्षिक कार्य योजना, यानी उस क्षेत्र का जो वार्षिक कार्य योजना के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती, किसी हितग्राहियों का चयन नहीं हो सकता, वार्षिक बजट पर चर्चा नहीं हो सकती, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन यानी लेखाओं की जांच के ऊपर कोई जो रिपोर्ट आएगी उसकी जांच नहीं हो सकती, और ना ही वार्षिक लेखा या प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में कोई चर्चा हो सकती है। इन विषयों को कॉपी में नोट करो। चलो लिखो इसको। ग्रामीण विकास कंप्लीट हो चुका है उम्मी जी, आप पिछली क्लास जाकर देखिए, समेकित वाटरसेट सब कंप्लीट हो चुका है। चलिए लिखेंगे, यदि ग्राम सभा की गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो, यदि ग्राम सभा की गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, यदि ग्राम सभा की गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति ग्राम सभा के सम्मेलन को स्थगित करेगा। अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति ग्राम सभा के सम्मेलन को स्थगित करेगा। और इस स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, और इस स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। यदि स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति नहीं होती तो, यदि स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति नहीं होती तो निम्न विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। यदि स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति नहीं होती तो निम्न विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। पहला, वार्षिक कार्य योजना। पहला, वार्षिक कार्य योजना। दूसरा, हितग्राहियों का चयन। कोई पैरा में नहीं लिखेगा, पॉइंट बना के लिखना ताकि याद रहे ना। वार्षिक कार्य योजना पहला। दूसरा, हितग्राहियों का चयन। तीसरा, वार्षिक बजट। वार्षिक बजट। चौथा, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन। लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन। और लास्ट है वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट। वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट। और ये पॉइंट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि गणपूर्ति ना होने पर किन विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, मतलब बैठक होगा तो जो पहले से तय है उस मुद्दे पर चर्चा होगी, इन विषयों पर चर्चा नहीं हो। हाँ, सरपंच करेगा, उसमें अधिक सचिव बैठता है, वहां पे सचिव नोट करता है कौन कौन आएगा। याद रखना कि अगर स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति हो जा रही है, यानी 1/10 लोग आ जा रहे हैं, 1/3 महिला है, तो ये 5 विषय पर चर्चा हो जाएगी। याद रखना, ये गणपूर्ति नहीं होगी तभी चर्चा नहीं होगी, यानी ये विषय पर चर्चा जब तक गणपूर्ति नहीं होती तब तक नहीं की जाएगी। ये चीज आपको याद। अब मान लेते हैं गणपूर्ति नहीं होती, यहाँ पे 100 लोग ग्राम सभा के हैं, गणपूर्ति नहीं हो रही, गणपूर्ति 1/10 है, मान लेते 10 लोग से गणपूर्ति होती है। अब वहां पे मान लेते 5 लोग यहाँ आए हैं, गणपूर्ति नहीं हो रही, तो हितग्राहियों का चयन ये 5 लोग अपने आप को ही कर लेंगे, तो कोई फायदा होगा क्या? नहीं। इसी के लिए याद रखना कि गणपूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक इन 5 मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। आगे देखते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि
सरपंच का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन क्या करे, नियमित अंतराल पर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाए तथा उसका ऐसा करने में असफल होने पर वह सरपंच का पद धारण करने के लिए निर्हित हो जाएगा। यानी अगर सरपंच जो है वो ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो कलेक्टर के द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर यह नहीं बताया गया कि कितनी बार नहीं बुला पाएगा तो हटेगा, तो इसलिए आपसे यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि कितनी बार नहीं बुलाएगा तो हटेगा। गणपूर्ति कितनी बार नहीं करा पाएगा तो उसको पद से हटाएंगे, तो वो है यदि ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं होती। याद रखना, ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं होगी तो यहां पर क्या होगा, कलेक्टर इनको नोटिस जारी करेगा कि आप जो है अगली जो भी 2 ग्राम सभा उसमें गणपूर्ति कराओ। अगर अगली 2 ग्राम सभा में भी गणपूर्ति नहीं होती तो सरपंच और संबंधित पंच पद से हटा दिए जाएंगे। समझ आ रहा है? तो टोटल कितना मौका देंगे, 5 बार। पहली बार में 3 बार, फिर नोटिस जारी होगा 3 बार के बाद तो 2 बार में और गणपूर्ति करवाने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपका अगर ये 2 में भी गणपूर्ति नहीं होती तो सरपंच या पंच को पद से हटाने की कार्रवाई चालू करेगा। कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पर्टिकुलर वार्ड वाले, जैसे मैंने बताया ना, ये मान लेते हैं ये अलग अलग है, ये 3 ग्राम सभा है, तो ये 1 2 3, तो ये वाली ग्राम, ये पूरा मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना है, तो इसमें मान लेते हैं ये अलग अलग वार्ड है, तो ये वाली ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने की जिम्मेदारी ये 2 पंच की है और सरपंच की है। तो अगर यहां पर गणपूर्ति नहीं हो रही तो ये 2 हटेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे हट जाएंगे, ऐसा। तो सचिव तो बैठा है ना, सचिव तो नोट करेगा। अगर उन लोग कुछ कार्रवाई करेंगे, इसका जब सामाजिक अंकेक्षण होगा तब तो बताएंगे ना, कि उनसे पूछा जाएगा आप यहाँ पे मौजूद थे कि नहीं, बोलेंगे हम तो मौजूद नहीं थे, तब पोल पट्टी। ऐसा कई लोग करते भी हैं, घपला होता है, ऐसा नहीं कि घपला नहीं होता, होता है। हाँ, पहले जवाब मांगने के लिए उसको नोटिस जारी करेगा, अगर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है तब पद से हटाएगा। हाँ, सचिव की कोई जिम्मेदारी नहीं, सचिव सिर्फ चुपचाप नोट करता है। हाँ, 3 के बाद नोटिस जारी होगा, फिर 2 मौका देंगे, उसके बाद उसको पद से हटाएंगे। मतलब डायरेक्ट कोई भी पद वाले व्यक्ति को ना हटाया नहीं जाता जब तक उसका जवाब ना सुन लिया जाए। हाँ, सरपंच ही तय करेगा मिनी जी, जैसे ही जो अध्यक्षता करने वाला, हो सकता है सरपंच अध्यक्षता ना कर रहा हो, उप सरपंच अध्यक्षता कर रहा हो तो उप सरपंच तय करेगा। दोनों नहीं कर रहे हैं तो उन लोग अपने बीच से चुने होंगे, वो तय करेगा। यानी याद रखना, जो आपका मान लेते हैं आज मैं आपकी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि यहां पर गणपूर्ति नहीं हुई, क्योंकि अध्यक्षता मैं कर रहा था तो मैं तय करूंगा कि अगला सम्मेलन कब लगेगा। समझ आ रहा है? किसी दिन मान लेता हूं मैं नहीं, कोई और है यहाँ पर, वो आपको पढ़ा रहा है, यहाँ पे वो नहीं हुई गणपूर्ति तो बोला आज क्लास नहीं होगी, तो अगला क्लास कब होगा वो तय करेगा। यानी जो अध्यक्षता करता रहेगा, चाहे सरपंच हो, चाहे आपका उप सरपंच हो, या वो अपने बीच में से निर्वाचित किए हो। आगे देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट, ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। अगर दोनों ही अनुपस्थित है तब क्या होगा, ग्राम सभा के जो सदस्य है वो अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षता सौंपेंगे। समझ आ गया वाली बात? तो याद रखना, अब यहां पर मुद्दा ये है कि जो तारीख फिक्स है कि ये तारीख में ये ग्राम सभा का सम्मेलन होना चाहिए, जैसे 2 अक्टूबर फिक्स है ग्राम सभा का सम्मेलन होगा, तो 2 अक्टूबर को सरपंच, उप सरपंच, सचिव तो हमारा एक ही है, तो कैसे सम्मेलन होगा एक ही साथ? देखो, क्वेश्चन मेरा ये है, सुनो सब अच्छे से सुनो। जैसे कि हम पढ़े कि एक ग्राम पंचायत में 2 ग्राम भी हो सकते हैं, 3 ग्राम भी हो सकते हैं। मैं मान रहा हूं किसी ग्राम पंचायत में 3 ग्राम आ गए, ठीक है। अब पूरी ग्राम पंचायत का सचिव तो एक ही होता है, अलग अलग सचिव तो नहीं है। अब सचिव तो ग्राम सभा की बैठक में तो आएगा ही, क्योंकि कार्रवाई को वही नोट करेगा। तो अगर हमारी 4 तारीख फिक्स है कि उस 4 दिन में तो आपका सम्मेलन होना ही चाहिए, जो हमने पढ़ा 23 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये हमने दिन पढ़ा ना। तो अब मान लेते 2 अक्टूबर को ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाया गया, तो तीनों ग्राम सभा का सम्मेलन तो 2 अक्टूबर को ही होगा ना, तो सचिव कैसे जाएगा?
टाइम अलग अलग कर देंगे। हाँ, मतलब और अध्यक्षता की कोई दिक्कत नहीं, एक जगह सरपंच चला जाएगा, एक जगह उप सरपंच चल जाएगा, एक नहीं जाएगा तो अपने बीच से चुन लेंगे, लेकिन सचिव को तीनों जगह मौजूद होना जरूरी है। तो याद रखना, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच करता है। सरपंच यदि अनुपस्थित है तो उप सरपंच करेगा, और यदि उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो ग्राम सभा के सभी सदस्य अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को उस दिन के लिए अध्यक्षता सौंपेंगे। याद रखना, केवल उस दिन के लिए। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर सकता है? पहला पॉइंट देगा सरपंच, दूसरा देगा उप सरपंच, तीसरा देगा सचिव, चौथा देगा अपने बीच में से चुने हुए व्यक्ति। तो आपको ऑप्शन बना के देगा 1 2 3, 2 3 4, ऐसा। समझ आ गया? आंसर क्या होगा? 1 2 4। सचिव नहीं कर सकता। हाँ, सचिव नोट करता है ना। समझ आ गया कौन कौन सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है? सरपंच, उप सरपंच, अगर दोनों अनुपस्थित है तो अपने बीच में से किसी एक सदस्य को बहुमत के आधार पर चुन लिया जाएगा, और जिसको चुना जाएगा वो उसी दिन के लिए अध्यक्षता करेगा। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट वही अध्यक्षता करने वाला बन गया। अगर मान लेते हैं अगली ग्राम सभा के सम्मेलन में कोई और भी मेंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही हो। समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कि एक ग्राम सभा का सम्मेलन हुआ, इसमें सरपंच भी उपस्थित नहीं हुआ, उप सरपंच भी अनुपस्थित नहीं हुआ, तो ग्राम सभा ने अपने बीच में से ए नाम के व्यक्ति को अपना उस दिन के लिए अध्यक्ष चुन लिया कि अध्यक्षता करेगा। अब मान लेते हैं जब अगला ग्राम सभा का सम्मेलन हो, फिर सरपंच उप सरपंच अनुपस्थित है, तो ऐसा नहीं कि वो ए वाला ही अध्यक्षता करेगा, कोई और भी कर सकता है अगर वो किसी और को चुन रहे हैं तो। समझ आ रहा है? यानी जिसको ये चुनेंगे केवल ये उसी दिन के लिए अध्यक्षता के लिए चुना जा रहा है, ये चीज ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कभी ये विवाद उत्पन्न हो जाता है कि मान लेते हैं ग्राम सभा में क्या होता है, कभी कभी सरपंच लोग, भाई ने बोला था ना अभी, थोड़ा टेढ़ा दिमाग लगाते हैं, तो वो क्या कर दिए, 3 4 फर्जी आदमी को लाकर बैठा दिए। गणपूर्ति हो नहीं पा रही थी, उसको लगा मेरे को हटा दिया जाएगा, तो उसने क्या किया, आसपास के कई गांव से पकड़ के 3 4 लोगों को बैठा दिया और गिनवा दिया कि देखो गणपूर्ति हो गई है। अब वहां पे जो बाजू वाला ग्राम सभा का आदमी बैठा था, वो तो बोला, ए बाबा ये कौन आ गया, हम तो जानते नहीं इसको, ए दादा, ए दाई, ये कौन है, ऐसा करके, हम तो जानते नहीं इसको। तो वो क्या करेगा, प्रश्न उठाएगा कि ये यहाँ का मेंबर नहीं है। तो ऐसा अगर प्रश्न उठता है तो जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होगा उसी समय वहां पर मतदाता सूची देखकर उसके नाम की पुष्टि करेगा कि इसका नाम इस गांव में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ आ गया? अगर पुष्टि में पाया जाता है कि वो नहीं है उनका नाम तो उनको भगा देंगे, पाया जाता है कि है उसका नाम तो गिन लेंगे गणपूर्ति में। समझ आया? हाँ, अगर गणपूर्ति उन्हीं को कराना है, जान किसकी जाएगी, पद से कौन जाएगा, वही जाएंगे, सरपंच और सरपंच। तो कभी कभी गणपूर्ति नहीं होती तो आसपास के जो लोग हैं उसको खिला पिला के दूसरे को बुला के गणपूर्ति दिखवा देते हैं। तो अगर कोई प्रश्न उठाता है कि गणपूर्ति में जो व्यक्ति आया है वो इस गांव का नहीं है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? यदि इस संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने का हकदार है, तो ऐसे विवाद का विनिश्चय अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी मतदाता सूची में क्या देखेंगे, उसका नाम देखेंगे, क्योंकि अगर मतदाता सूची में नाम है तो ग्राम सभा का सदस्य होगा, सीधी सी बात है। तो वैसा उसका अगर कोई विवाद आता है तो ऐसे विवाद का सुलझाव ऐसे किया जाता है। आगे देखते हैं। ग्राम सभा को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी। यानी ग्राम सभा चाहे कभी भी वो ग्राम पंचायत के कार्यों को क्या कर सकती है, उसके कृत्यों के संबंधित विषय पर मीटिंग में चर्चा कर सकती है, और इन लोग कुछ चर्चा करके जो निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ सिफारिशें देंगे जो ग्राम पंचायत के पास जाएगी और ग्राम पंचायत को उन सिफारिशों को मानना पड़ेगा। यानी ग्राम सभा द्वारा दी गई सिफारिश ग्राम पंचायत के लिए क्या है, बाध्य है, क्योंकि ग्राम सभा में पावर आएगी तभी तो हमारा विकेंद्रीकरण हो रहा है सत्ता का, आम लोगों के पास पावर जाएगी। तो याद रखना कि ग्राम सभा जो सिफारिश ग्राम पंचायत को करेगी, ग्राम पंचायत उन सिफारिशों को मानेगी।
कार्यान्वित करेगी। अब यहां पर अब देखते हैं आगे पार्ट, अब इसको समझते हैं। सभी का नोट हो गया ये वाला बात? चलो अब थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। चलो अब मान लेते हैं एक रोड का निर्माण करना है, ठीक, एक ग्राम पंचायत में रोड का निर्माण करना है। अब ये रोड का निर्माण करना है और ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायतों को सिफारिश देती है। अब ये वाली ग्राम सभा ने बोल दिया कि रोड यहां से ऐसा निकले और यहां से मुड़ के इस तरीके से जाए, ठीक है। तो अलग अलग ग्राम सभा ने अलग अलग सिफारिश की कि हमारे यहां से रोड यहां से जाना चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ, ये वाली दो ग्राम सभा के बीच विवाद हो गया। ये बोल रहे हमको रोड यहां से नहीं चाहिए, हमको रोड यहां से जाता हुआ चाहिए। ये दोनों के बीच विवाद हो गया, या ये दोनों के बीच विवाद हो गया, या तीनों के बीच विवाद हो गया, क्योंकि ये तीनों ग्राम सभा एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ रही है। और ऐसी अगर एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं में विवाद होता है, तो ऐसे विवाद का सुलझाया कैसे जाता है, ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाएगा। बात समझ आ रही है? जो चीज मैंने बोला कि अगर एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं के मध्य में विवाद होता है, क्योंकि ये सभी ग्राम सभा एक ही पंचायत के अंतर्गत है, तो ऐसे क्या करेंगे, सभी ग्राम सभाओं का क्या बुला लेंगे, एक संयुक्त सम्मेलन बुला लेंगे। संयुक्त सम्मेलन कौन बुलाएगा, सरपंच बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा। अनुपस्थित होगा तो उप सरपंच करेगा। गणपूर्ति कितनी होगी, 1/10 होगी, 1/3 महिला होनी चाहिए, सेम। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो दोनों ग्राम सभा जिनके बीच विवाद हो रहा है वो एक ही पंचायत के अंतर्गत हैं। अब मान लेते हैं यहां पर ये एक अलग ग्राम पंचायत है, और मान लेते हैं इसके बाजू में ये अलग ग्राम पंचायत है, मान लेते हैं, ठीक है। ये एक ग्राम पंचायत है, ये अलग ग्राम पंचायत है, और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये अलग अलग ग्राम है, और इस पंचायत के अंतर्गत ये अलग अलग ग्राम है। तो हर ग्राम की क्या होगी, अपनी एक ग्राम सभा होगी। यहाँ की ग्राम सभा होगी, यहाँ की भी ग्राम सभा होगी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी। समझ आया? अब देखो यहाँ ये वाली ग्राम सभा और ये वाली ग्राम सभा में विवाद हो जाता है, तो क्या ये दोनों एक ही पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा है क्या? नहीं। तो अगर एक ही पंचायत के अंतर्गत दोनों ग्राम सभा नहीं है, यानी ये विवाद दो ग्राम सभा का नहीं, दो ग्राम पंचायत का है। समझ आ रहा है? तो अगर दो ग्राम पंचायत के मध्य विवाद होता है तो विवाद का सुलझाव राज्य सरकार करेगी, ऐसा संयुक्त सम्मेलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की पंचायत अलग अलग है। अगर यहां पर दोनों की पंचायत सेम है तो क्या होगा, संयुक्त सम्मेलन होगा। ये बात याद रखना कि अगर ग्राम सभा एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत वाली है तो ऐसे विवाद का सुलझाने के लिए ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन होगा। लेकिन अगर दो अलग अलग ग्राम सभा दो अलग अलग पंचायत की है तो ऐसे विवाद का सुलझाना वो ग्राम सभा का विवाद ना होकर किसका विवाद होगा, पंचायत का विवाद होगा। और दो पंचायतों के मध्य जब विवाद होता है तो उस विवाद को राज्य सरकार सुलझाती है, ना कि संयुक्त सम्मेलन से सुलझाए। अगर यहां पर अगर ये जो ग्राम सभा है वो एक ही पंचायत के अंतर्गत है, जैसे मान लेते हैं ग्राम पंचायत का नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, तेरे गांवों का नाम बता कुछ। हाँ, ककेड़ी, चल ककेड़ी, ठीक है, यही है ककेड़ी, ऐसे ही है ना। चल मान लेते हैं ये एक ककेड़ी ग्राम पंचायत है, ठीक है। ककेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये तीन अलग अलग ग्राम सभा आ रही है, मान लेते हैं। तो अगर ये तीन ग्राम सभा में से दो के मध्य, तीनों के मध्य विवाद होता है, क्योंकि तीनों ग्राम सभा ककेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका विवाद सुलझाएंगे वो इनके संयुक्त सम्मेलन सुलझाएंगे। हाँ, ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन, पंचायत नहीं, पंचायत का संयुक्त सम्मेलन होता ही नहीं। अगर दो पंचायत के मध्य विवाद है तो राज्य सरकार सुलझाएगी, उसमें फिर पंचायत कुछ नहीं कर सकती।
याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए दो ग्राम सभाओं के मध्य, दो ग्राम सभाओं के मध्य यदि विवाद होता है तो ऐसे विवाद का सुलझाव संयुक्त सम्मेलन से होगा, लेकिन दो पंचायत के मध्य विवाद होता है तो विवाद का सुलझाएगा कौन? राज्य सरकार। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई है? चलो, तो वही यहां पर लिखा हुआ है, ग्राम सभाओं के बीच उद्भूत कोई विवाद या ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट एक से अधिक ग्राम सभाओं से संबंध कोई मामले और धारा 7 की उपधारा 2 में अंतर्भित समस्त मामले उस ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन के समक्ष लाए जाएंगे। उपधारा 7 के अधीन संयुक्त सम्मेलन में किया गया विनिश्चय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा किया गया विनिश्चय समझा जाएगा। जैसे वहां पर केंद्र में क्या होता है, संसद की संयुक्त बैठक होती है कि नहीं, लोकसभा राज्यसभा की, और जो भी फैसला होगा वो दोनों का फैसला मानते हैं। वैसे यहां पर भी संयुक्त सम्मेलन में जो फैसला होगा वो सभी का फैसला माना जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हैं? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं। नोट करना है बात को, नोट करके लिखो। सरपंच करेगा प्रीति जी संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता। चलो लिखो नोट करके। ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन कब कब हो सकता है? नोट करो, ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन कब कब हो सकता है? पहला, ग्राम सभाओं के मध्य विवाद की स्थिति में, ग्राम सभाओं के मध्य विवाद की स्थिति में, और दूसरा, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक। ग्राम सभा की वार्षिक बैठक, ये दो ही मौके हैं जब ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन होगा। जैसे जो वार्षिक बैठक होगी, एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 ग्राम सभा है तो तीनों को साथ में बुला के वार्षिक बैठक। यहां पर ऊपर वही लिखा हुआ था, अगर आपने गौर किया है तो यहां पर आपको लिख कर दिया था कि ग्राम सभा के बीच कोई विवाद होने पर या एक से अधिक ग्राम सभाओं के संबंध कोई मामले, इसके अलावा धारा 7 की उपधारा 2 में अंतर्विष्ट समस्त मामले। तो धारा 7 की उपधारा 2 क्या है? ग्राम सभा की वार्षिक बैठक। तो ये दो ही मामले हैं, आपका ग्राम सभाओं के मध्य विवाद होगा तब ग्राम सभा की संयुक्त सम्मेलन होगा। दूसरा, ग्राम सभाओं की जो वार्षिक बैठक होती है उसमें एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितनी ग्राम सभा आ रही है सब एक साथ ही बैठेंगे। क्लियर है यहां तक बात? दोनों बात क्लियर है? तो आपका यहां पर धारा नंबर 6 खत्म हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? फटाफट बताओ। नहीं है तो इसके आगे यहां से अपन कल पढ़ेंगे ग्राम सभा के कार्य, और कल आपका ग्राम सभा खत्म हो जाएगा और ग्राम पंचायत स्टार्ट हो जाएगा। कल की क्लास में कोई गोल नहीं करना, क्योंकि ग्राम पंचायत अगर समझ आएगा तो ही जनपद जिला समझ आएगा, और ग्राम पंचायत नहीं समझ आएगा तो जनपद जिला आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि बार बार आपको एक ही चीज तो समझाया नहीं जाएगा उसमें, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो आरक्षण व्यवस्था वैसी जनपद में भी है, वैसी जिला में भी है। 5 मिनट बाद में। चलिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू। खत्म करते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन? हाँ, आंध्र प्रदेश। एक ही है, एक ही। बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। हाँ, मेन 3-4 ही है, 3-4 में ही है उसमें। हाँ, वो मैं लिस्ट लिखा दूंगा, लास्ट में सब आएगा।